आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ मुस्लिम लॉ। फर्स्ट वन इज़ निकाह। मुस्लिम्स में मैरिज को निकाह बोलते हैं और मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना कि एक सेक्रामेंट। इसमें क्या होता है कि एक पार्टी प्रपोजल भेजती है, दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है और एक पूरा निकाहनामा होता है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में ड्राफ्ट किया जाता है, दोनों पार्टीज़ के साइन होते हैं। तो इसीलिए मुस्लिम्स में मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं और वर्ड जो यूज़ होता है मैरिज के लिए वो होता है निकाह। नेक्स्ट वन इज़ तलाक। तलाक मतलब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, डाइवोर्स बाय द हस्बैंड अंडर मुस्लिम लॉ। देखिए, वैसे मैरिज को बहुत प्रकार से डिसोल्व किया जा सकता है, लेकिन जब हम मुस्लिम लॉ को पढ़ते हैं तो उसमें जो वर्ड आता है तलाक, तो एक होता है तलाक सुन्नत, एक होता है तलाक बिद्दत। तो उसके अकॉर्डिंग मैरिज को डिसोल्व किया जाता है और वो जो राइट होते हैं वो हस्बैंड के पास होते हैं। लेकिन और भी अलग तरीके से मैरिज को डिसोल्व किया जा सकता है, जैसे कि इला, फस्क, लियान, मुबारत, तो जिहर, बहुत तरीके से मैरिज को डिसोल्व किया जा सकता है। लेकिन जो तलाक के फॉर्म है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, उसे हस्बैंड के पास राइट है वाइफ को तलाक देने का। तो तलाक मतलब डाइवोर्स। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उससे देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ महर। महर मतलब अ मैंडेटरी गिफ्ट और डावर गिवन बाय द हस्बैंड टू द वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब इसमें क्या होता है कि महर जो होता है एक अमाउंट होती है जो हस्बैंड अपनी वाइफ को पे करता है इन फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट, कि आपने मेरे से मैरिज की है, आप मेरी वाइफ हैं, तो आपको एक अमाउंट पे करता है। अमाउंट मतलब ये किसी भी तरीके का गिफ्ट हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, एनीथिंग। अब महर जो है वो निकाहनामा में लिखा हुआ होता है कि इतना महर पे किया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग वाइफ जो है उसे एक्सेप्ट करती है लड़की। जब मैरिज होती है, मैरिज के जो निकाहनामा होता है तो उसको पढ़ा जाता है और बोला जाता है कि आपको इतने महर दिया जाएगा, क्या आपको कबूल है। तो इसीलिए निकाहनामा में ये लिखा हुआ होता है। सेकेंडली, इन केस अगर निकाहनामा में नहीं लिखा हो तो एज़ पर द इस्लामिक लीगल सिस्टम लड़की को महर दिया जाएगा, लेकिन ये एक मैंडेटरी गिफ्ट होगा हस्बैंड की तरफ से वाइफ को। दूसरी चीज़, महर जो है वो पहले एक सेलिंग प्राइस था ब्राइड का प्री इस्लामिक अरब में। प्री इस्लामिक अरब में वाइफ को नहीं मिलता था महर, पेरेंट्स को पे किया जाता था। जब मैरिज होती थी तो जो हस्बैंड है लड़की के पेरेंट्स को एक अमाउंट दे के जाता था जिसे महर बोलते हैं। लेकिन प्रोफेट मोहम्मद साहब जब आए तो उन्होंने कहा कि महर जो है वो लड़की को दिया जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एक तो जो तलाक है वो लिमिटेड हो जाएंगे, सेकेंडली क्या होगा, लड़की के पास भी सिक्योरिटी होगी, मतलब उसके पास भी कुछ अमाउंट है उसके फ्यूचर के लिए, इन केस उसका तलाक हो जाए तो उसके पास एक सिक्योरिटी होगी, तो इसलिए वो लड़की को दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ हिबा। हिबा जो होता है एक वॉलंटरीली गिफ्ट होता है प्रॉपर्टी का मुस्लिम्स में, जो कि मुस्लिम कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। मतलब हिबा और वक्फ दो वर्ड हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। हिबा के अंदर मतलब हिबा मतलब गिफ्ट, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो गिफ्ट करता है उसे बोलते हैं हिबा, ठीक है। वहीं वक्फ क्या होता है, वक्फ का मतलब होता है कि परमानेंट डिडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पजेज अंडर इस्लामिक लॉ। यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट करता है ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। और वक्फ का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति धार्मिक चीज़ों के लिए अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर देता है, दान कर देता है, तो उसे बोलते हैं वक्फ। इसके ऊपर एक अलग से कानून भी है भारत के अंदर और एक पूरा का पूरा बोर्ड भी इस्टेब्लिश कर रखा है। इजमा और एक और है कियास। जब हम मुस्लिम लॉ के सोर्सेज पढ़ते हैं तो उसमें आता है कुरान, सुन्नत, हदीस, इजमा, कियास। अगर कोई प्रॉब्लम कुरान से सोल्व ना हो, हदीस सुन्नत से ना सोल्व हो, तो उसके बाद इजमा का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो तो इस्लामिक स्कॉलर्स बैठते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं और किसी ना किसी तरीके से उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं एज़ पर द इस्लामिक लीगल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कियास। कियास का मतलब क्या होता है, कोई नई प्रॉब्लम आए, मतलब जो पहले कभी भी ना आई हो और उसके ऊपर समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तो क्या होता है कि जो पुरानी इस्लामिक रूलिंग्स आई हैं, पुरानी लीगल इस्लामिक रूलिंग मतलब कुरान, सुन्नत, हदीस, इजमा, इनके अकॉर्डिंग अगर पहले कोई भी रूलिंग आई है उसको कंसीडर करेंगे, उस पर अपना दिमाग लगाएंगे, फिर उस प्रॉब्लम को जो नई सिचुएशन आई है उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, उसे बोलते हैं कियास।
नेक्स्ट इज़ फस्क। फस्क का मतलब होता है कि जुडिशियल एन्यूलमेंट ऑफ मैरिज बाय कोर्ट और काजी। इसमें महिला के पास अधिकार होता है कि वो कोर्ट या काजी के थ्रू अपनी मैरिज को एन्यूल करा सकती है। इसमें रीज़न क्या होते हैं? रीज़न ये होता है कि हस्बैंड जो है वो अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं करता, या फिर हस्बैंड जो है वो क्रुएलिटी करता है, एब्यूज़, या फिर उसको जो डेली यूज़ के लिए चीज़ें होती हैं नेसेसरी वो प्रोवाइड नहीं करता। तो इन दैट केसेस जो महिला है उसके पास अधिकार होता है कि वो अपनी मैरिज को एन्यूल करा सकती है, डिसॉल्व करा सकती हैं। किसके थ्रू? कोर्ट और काजी के थ्रू। नेक्स्ट वन इज शरिया। कई बार आप लोगों ने वर्ड सुना होगा शरिया लॉ। अब शरिया का मतलब होता है कि इस्लामिक लीगल सिस्टम, मतलब जो कि ड्राइव हुआ है कहाँ से? कुरान से, सुन्नत और अदर सोर्सेज से। तो मतलब कंप्लीटली जो इस्लाम का लॉ है वो लगना चाहिए, तो उसे बोलते हैं शरिया लॉ। कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी कंट्री अगर इस्लामिक बनती है तो वो डिमांड करती है शरिया लॉ को। वहीं सऊदी अरब में जाओगे शरिया लॉ एप्लीकेबल है। उसके अलावा अगर आप यूएई में जाओ, ओमान में, कतर, ईरान, इराक, यहाँ पे शरिया लॉ एप्लीकेबल है। वहीं अगर आप पाकिस्तान को देखोगे तो वहाँ सिविल मैटर तो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग रिजॉल्व होते हैं, वहीं जो क्रिमिनल मैटर होते हैं उस पर आईपीसी एप्लीकेबल होती है। तो थोड़ा डिफरेंस है, वहाँ पे कंप्लीट शरिया लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा ही सेम इंडिया में अगर सिविल मैटर्स है तो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होता है, वहीं अगर क्रिमिनल मैटर्स हैं तो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग नहीं होता। सो शरिया लॉ जो होता है उसमें क्या आता है कि इस्लामिक लीगल सिस्टम आता है, जो कि कुरान, सुन्नत, हदीस और जो भी अलग जो सोर्सेस हैं इस्लाम के उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।